इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एक अहम कानूनी और माली जिम्मेदारी है जो हर टैक्स दहिंदा को पूरी करनी चाहिए। ताहम रिटर्न फाइल करने के बाद भी कुछ ऐसे अहम इक़दामात हैं जो करने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपकी रिटर्न की तस्दीक हो सके और किसी भी वाजिबुल अदा टैक्स की अदायगी की जाए और कानूनी तकाज़े पूरे हों। और उन इक़दामात की पैरवी ना सिर्फ आपके माली मामलात को मुनज़्ज़म रखती है बल्कि किसी भी किस्म की कानूनी पेचीदगियों और मसले मसाइल से बचने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो उसके बाद कौन से ऐसे 9 काम हैं जो आपने करने ज़रूरी हैं। ये काम ना सिर्फ आपकी फाइलिंग को यकीनी बनाते हैं बल्कि आपको एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में भी रखने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। और इसके साथ साथ रिफंड हासिल करने और साथ साथ और माली फ़वाइद हासिल करने के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो बिना वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मेरी सर्विसेज हासिल करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं कि कौन से ऐसे 9 काम हैं जो आपने तब करने हैं जब आपने अपनी रिटर्न फाइल कर लेनी है। अगर तो आपकी अभी रिटर्न पेंडिंग है तो पहले उसको फाइल करें, तो फिर इस वीडियो को देखें। लेकिन अगर आप में से वो लोग जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल कर ली है, तो वो इस वीडियो को गौर से एंड तक देखें। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपनी रिटर्न की फाइलिंग स्टेटस को वेरीफाई करना है कि आया आपकी रिटर्न फाइल हुई भी है या नहीं। अक्सर औक़ात इस तरह होता है कि कंसल्टेंट पैसे ले लेते हैं और रिटर्न नहीं फाइल करते, या फिर आपकी रिटर्न में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से रिटर्न फाइल नहीं हो पाती। लेकिन उन्होंने कोई आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया होता इस मामले में, तो आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो सबसे पहले इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आया आपकी रिटर्न फाइल हुई भी है या नहीं। इसको मालूम करने के लिए आप अपने आईआरएस के डैशबोर्ड में जाके देख सकते हैं। इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। अपने आईआरएस डैशबोर्ड पे लॉगिन करने के लिए आपको अपना आईडी पासवर्ड चाहिए होता है। आपका आईडी तो आपका सीएनआईसी नंबर ही होता है विदाउट डैशेज़, लेकिन जो आपका पासवर्ड होता है वो या तो आपके कंसल्टेंट के पास होता है या आप उनसे ले भी सकते हैं। तो पहला काम करने के बाद जो दूसरा काम आपने करना है वो ये है कि सेव एविडेंस ऑफ फाइलिंग। जो भी आपकी रिटर्न फाइल हुई है, अगर तो आपने कंसल्टेंट के थ्रू कराई है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको उसकी कॉपी दें। कॉपी आप अपने व्हाट्सएप में पीडीएफ फॉर्म में भी ले सकते हैं और प्रिंट फॉर्म में भी ले सकते हैं। मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप व्हाट्सएप पे लें। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो वो आपकी हिस्ट्री में मोबाइल में सेव हो जाएगी, और दूसरा आपने कभी भी उसका प्रिंट आउट निकालना हो तो आप उसी को प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपकी रिटर्न के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं तो आप उनका भी रिकॉर्ड ज़रूर अपने पास रखें। ये डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ज़रूरी हैं, ख़ासकर जब आपके अकाउंट का ऑडिट होता है एफबीआर की तरफ से, या आपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है, या और कोई भी लीगल मैटर होता है, फाइनेंशियल पर्पसेस के लिए भी यूज़ होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास लाज़मी सेव रखने हैं। नंबर थर्ड, आपने ये काम करना है कि अपने जो एक्टिव टैक्स पे स्टेटस है उसको लाज़मी कन्फर्म करना है। अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल की है और आपका नाम एटीएल में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपकी रिटर्न लेट फाइल हुई है या आपकी रिटर्न फाइल ही नहीं हुई। अगर तो आपकी रिटर्न फाइल नहीं हुई तो आप फ़ौरन अपनी रिटर्न फाइल करवाएँ, और अगर आपकी रिटर्न लेट फाइल हुई है, उसकी वजह से एटीएल से नाम निकला है, तो फ़ौरन अपना एटीएल का चालान पे करके दोबारा अपना नाम एटीएल में शामिल करवाएँ। एटीएल का स्टेटस चेक करने के लिए आप एफबीआर की वेबसाइट पे तशरीफ़ ले जा सकते हैं, या आप टैक्स आसान मोबाइल ऐप से चेक कर सकते हैं, या आप एटीएल स्पेस सीएनआईसी नंबर लिख के 9966 पे मैसेज करके भी ये स्टेटस मालूम कर सकते हैं। अगर आपका नाम एटीएल में शामिल नहीं है तो फिर आपको इसमें लाज़मी कंसर्न्स होने चाहिए और आपको फ़ौरन अपना नाम एटीएल में शामिल करवाना चाहिए। क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएँगी, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ जाएँगे। लेट्स सपोज़ अगर आपने कोई प्रॉपर्टी का लेन-देन करना है, या आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं सेविंग अकाउंट, तो उसके प्रॉफ़िट पे जो टैक्स है वो 15 से 35% हो जाएगा, और जो प्रॉपर्टी का लेन-देन है उसके टैक्स में 3 से 12% का इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा आपको लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ पे लाज़मी ध्यान दें। नंबर 4, आपने ये करना है कि रिस्पॉन्ड टू नोटिसेज़ और क्यूरीज़ रिसीव्ड फ्रॉम एफबीआर। आपको रिटर्न फाइल करने के बाद हो सकता है एफबीआर आपको नोटिस भेजे कि आपकी रिटर्न फाइल नहीं हुई, या आपकी रिटर्न का ऑडिट हो रहा है, या कुछ डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए वो आपको ईमेल कर सकता है, नोटिस भेज सकता है। तो कोई भी नोटिस आपको आता है एफबीआर की तरफ से तो उसको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दें। अगर आप खुद अपने अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं तो खुद दें, अदरवाइज़ अपने कंसल्टेंट को फ़ौरन इन्फॉर्म करें ताकि वो आपके बिहाफ़ पे रिस्पॉन्स कर सके। नंबर 5 ये कि आपने अपने
रिकॉर्ड को ऑर्गेनाइज और मेंटेन करना है, एक फ़ाइल की शक्ल में उनको लेके आना है। और आपने इस फ़ाइल को कम से कम 6 साल तक सँभाल के रखना है, क्योंकि एफबीआर के पास ये अथॉरिटी है, वो आपके पिछले 5 साल तक के रिकॉर्ड माँग सकता है। तो आज अगर आपने रिटर्न फ़ाइल की है, तो आप कोशिश करें कि 1 साल ज़्यादा यानी कि 6 साल तक अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें आपकी सैलरी आ जाती है, बैंक स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, इनवॉइसेस रिलेटेड बिज़नेसेस के जितने भी मैटर्स हैं या डिडक्शंस सर्टिफिकेट्स हैं आपके, उन तमाम चीज़ों को आप एक फ़ाइल में सँभाल के रखें और कम से कम 6 साल तक उनको अपने पास सेव रखें। नंबर 6, आपने प्लान करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि नेक्स्ट रिटर्न का जो टाइम पीरियड है वो 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है तो इट डज़न्ट मीन कि आपका काम तमाम हो गया, आपका काम ख़त्म हो गया, बल्कि आपने पहले से ही अपनी नेक्स्ट रिटर्न की तैयारी शुरू कर देनी है। उसके लिए आपने अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ रखना है। जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप अरेंजमेंट्स करेंगे, नेसेसरी जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको सेव रखना है अपने पास, उनको कलेक्ट करते रहना है साथ-साथ, ताकि एट द एंड जाके आपको परेशानी ना बने। इसके अलावा जो भी आप टैक्स पे कर रहे हैं मुख्तलिफ इदारों में, बैंक्स में या कहीं पे भी, तो उनके सर्टिफिकेट सँभालना शुरू कर दें। नंबर 7, आपने ये काम करना है कि अपने रिफ़ंड को, अगर आपका कोई टैक्स इज़ाफ़ी आ रहा है हुकूमत की तरफ, तो उसको क्लेम करना है। वैसे तो इसका कह लें कि होम्योपैथिक ही है, ना फ़ायदा है, नुकसान है, लेकिन आपने अपनी तरफ से इस ज़िम्मेदारी को पूरा करना है, क्योंकि सबको पता है कि एफबीआर रिफंड्स नहीं देती, लेकिन कम से कम आपके कंधों पे जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी हो जाएगी। और ना सिर्फ इस एप्लीकेशन को फ़ाइल करना है, बल्कि इसका फ़ॉलो अप भी रखना है। मैं अपने क्लाइंट्स की रिटर्न में भी ये प्रैक्टिस एप्लीकेबल करता हूँ और आपको भी ये सजेस्ट करता हूँ कि आपके प्रीवियस ईयर में जो रिफंडेबल टैक्स होता है, वो आप कमिंग नेक्स्ट ईयर की रिटर्न में उसको लाज़मी क्लेम करें, अगर वो हो सकता है तो। क्योंकि अगर वो हो जाता है तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो आप उसकी एडजस्टमेंट ले सकते हैं। नंबर 8 पे जो काम है वो ये है कि आपने अपनी फाइलिंग के फ़वाइद को हासिल करना है। अपनी जो टैक्स रिटर्न फ़ाइल की है उसके जो बेनिफिट्स हैं, आपने उनको हासिल करने की कोशिश करनी है। उनमें क्या आ जाता है, उनमें आपकी जो विथहोल्डिंग टैक्स रेट है वो कम हो जाता है। लाइक अगर आपने कोई प्रॉपर्टी का लेन-देन करना है तो उसमें आपने फ़ायदा उठाना है कि आपको 3% टैक्स लगे, ज़्यादा ना लगे। और इसी तरह अगर आपने गाड़ी का लेन-देन करना है, उसमें भी आपने इस फाइलिंग का फ़ायदा उठाना है। क्योंकि फाइलर होने का आपको फ़ायदा तो हासिल हो ना, ये नहीं है कि आपने सिर्फ़ फाइलर हुए हैं, आपने कंसल्टेंट्स की फ़ीस पे की है, तो इसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। और इसके साथ-साथ अगर आप ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपने वीज़ा एप्लीकेशन में अपने रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स को साथ अटैच करें। ये आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं वीज़ा में। ये आपको काफ़ी हेल्प करते हैं आपको वीज़ा लेने में। और कई कंट्रीज़ तो ऐसी हैं जिसमें आप अपनी टैक्स रिटर्न्स के बगैर वीज़ा ही अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जिनमें ज़रूरत नहीं होती, उनके साथ भी आप इनको एज़ अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं और लाज़मी करें। और इसके साथ-साथ लोन और जो भी फाइनेंशियल एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें आप इस रिटर्न को यूज़ करें। और अगर आप गाड़ी के लिए या प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना चाहते हैं बैंक से, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको काफ़ी मदद दे सकते हैं। बल्कि कई बैंक्स आपको लोन ऑफ़र ही नहीं करते, दे ही नहीं सकते जब तक आप उनको अपनी टैक्स रिटर्न प्रोवाइड ना कर दें। नंबर 9, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने अपने आप को अपडेटेड रखना है। जो भी नई अपडेट आती है, जो भी टैक्स लॉज़ में तब्दीली आती है या एफबीआर की तरफ से नया सर्कुलर जारी होता है या कोई भी ऐसी कोई चीज़ आती है जिसका आपके ऊपर असर बुरा या अच्छा हो सकता है, उसके बारे में आपने मुकम्मल रहनुमाई रखनी है, अपने आप को अपडेट रखना है। इसके लिए आप एफबीआर की वेबसाइट पे जा सकते हैं, मोबाइल ऐप जो है टैक्स आसान, उसको यूज़ करके अपनी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिसमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक वगैरह को फ़ॉलो करके आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। टैक्स रिफ़ंड लेने की एप्लीकेशन जमा करवाने का कंप्लीट प्रोसीजर मैंने इस वीडियो में बना के शेयर किया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।